अगर इंडिया पाकिस्तान में कभी न्यूक्लियर जंग हुई तो क्या होगा? इंडिया के पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास 170। दोनों के पास एडवांस्ड मिसाइल्स हैं जो एक दूसरे के किसी भी शहर तक बस कुछ ही मिनटों में पहुंच सकती हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं और दोनों के बीच हमेशा टेंशन बनी ही रहती है। तो सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि अगर कभी जंग हुई तो क्या होगा, इसमें कितने लोग मरेंगे, कौन जीतेगा और क्या कोई जीत भी सकता है या नहीं। 1998 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे, जिससे पूरी दुनिया डर गई थी। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन फिर भी दोनों रुके नहीं। आज दोनों के पास इनफ वेपन्स हैं जो पूरे साउथ एशिया को तबाह कर सकता है। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया है कि अगर कभी इंडिया पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हुई तो इसमें सिर्फ 2 देश ही नहीं मरेंगे, बल्कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बदल जाएगा, जिससे फसलें बर्बाद होंगी और अरबों लोग भूख से मर जाएंगे। आज हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच कन्वेंशनल वॉर, न्यूक्लियर रियलिटी और उस शैडो वॉर के बारे में बात करेंगे जो दोनों के बीच हमेशा चलती रहती है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि न्यूक्लियर रियलिटी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 1947 से लेकर आज तक इंडिया और पाकिस्तान 3 बड़ी जंगें लड़ चुका है और हर बार इन जंगों के पीछे दोनों देशों की स्पाई एजेंसीज का हाथ था। 1947 में ही दोनों के बीच पहली जंग हो गई थी, जबकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अभी नए नए बने ही थे। मसला था कश्मीर का। पाकिस्तान ने ट्राइबल मिलिटेंट्स को कश्मीर भेजा और इंडिया ने अपनी आर्मी को। ये एक प्रॉक्सी ऑपरेशन था, जिसमें ऑफिशियली पाकिस्तान की आर्मी नहीं थी, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। यूएन के दखल के बाद ये जंग रुकी, लेकिन कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया, जिसके बीच लाइन ऑफ कंट्रोल बनी, जो आज तक बनी हुई है। फिर 1965 में दूसरी जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान ने एक सीक्रेट प्लान बनाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। प्लान था कश्मीर में हजारों ट्रेंड मिलिटेंट्स को घुसाओ, वहां के लोगों को भड़काओ और इंडिया के खिलाफ अपराइजिंग करवाओ। ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था, आईएसआई का ऑपरेशन। लेकिन पाकिस्तान का ये प्लान फेल हो गया। कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, उल्टा उन्होंने इंडिया की आर्मी को घुसपैठियों की खबर दे दी। ये जंग 17 दिनों तक चली, जिसमें कोई भी निर्णायक रूप से नहीं जीता, जिसके बाद ताशकंद में समझौता हुआ और जंग खत्म हुई। फिर 1971 में तीसरी जंग हुई और इसमें रॉ का सबसे बड़ा रोल था, इसलिए ये जंग सबसे अलग थी। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिसमें लाखों लोग मारे गए, करोड़ों रेफ्यूजीज इंडिया आ गए। लेकिन इंडिया ने डायरेक्ट आर्मी नहीं भेजी, पहले इंडिया ने रॉ को भेजा, जिसके बाद रॉ ने ईस्ट पाकिस्तान में अपना काम शुरू कर दिया था। मुक्ति बाहिनी को ट्रेन किया, उनको वेपन्स दिए, इंटेलिजेंस दी और पाकिस्तान आर्मी की पूरी पोजीशंस मैप की। जब दिसंबर में इंडिया की आर्मी ऑफिशियली वहां गई तो ग्राउंड ऑलरेडी पहले से तैयार था और फिर सिर्फ 13 दिन के जंग के बाद ही पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद एक नया देश बना, बांग्लादेश। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत थी और इस जीत के पीछे रॉ की इंटेलिजेंस थी। रॉ और आईएसआई के बीच शैडो वॉर हमेशा चलती रहती है। ये जंग किसी को दिखती नहीं, इसके सिर्फ नतीजे दिखते हैं। आईएसआई की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। पहला, कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को फंड करो, इनको ट्रेन करो और इंडिया के अंदर भेजो, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से इनकार करते रहो। दूसरा, इंडिया के अंदर कम्युनल टेंशन भड़काओ, फेक न्यूज फैलाओ, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाओ और हिंदू मुस्लिम के बीच दरार बढ़ाओ। तीसरा, इंडिया के सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की इंटेलिजेंस इकट्ठा करो। मिलिट्री पोजीशंस, डिफेंस सीक्रेट्स और पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, ये सब आईएसआई के एजेंट्स इंडिया के अंदर बैठकर कलेक्ट करते रहते हैं। चौथा, इंडिया के नेबर्स को इंडिया के खिलाफ करो। नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में आईएसआई की प्रेजेंस है, जो इंडिया को डिप्लोमैटिकली आइसोलेट करने की कोशिश करता है। 26/11 का मुंबई अटैक आईएसआई ने ही करवाया था, लेकिन ऑफिशियली तौर पर कहा कि हमें कुछ पता नहीं। रॉ कभी बोलती नहीं, लेकिन रॉ जवाब देती है और करारा जवाब देती है। बलूचिस्तान में जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है, उस पर पाकिस्तान हमेशा कहता है कि इसके पीछे रॉ का हाथ है, जबकि पाकिस्तान के पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये आरोप वो दशकों से लगता आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर रॉ के सोर्सेज हैं जो मिलिट्री मूवमेंट्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की खबर देते हैं।
2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जिसमें इंडिया की आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की और पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया, ये ऑपरेशन 15 से 20 मिनट में खत्म हुआ था और इसकी इंटेलिजेंस महीनों पहले से रॉ इकट्ठा कर रही थी। फिर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक, इंडिया के मिराज 2000 जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को डिस्ट्रॉय किया। क्या इंडिया को पता था कैंप कहां है, टारगेट कहां है, गार्ड कब शिफ्ट होती है? ये सारी इंटेलिजेंस रॉ ने ही दी थी। रॉ और आईएसआई की ये शैडो वॉर जंग से पहले भी होती है, जंग के दौरान भी होती है और जंग के बाद भी होती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर भारतीय के मन में है कि अगर कन्वेंशनल वॉर हुई, यानी न्यूक्लियर वेपन्स के बिना, तो कौन जीतेगा? तो आइए इसके नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले आर्मी। इंडिया की एक्टिव आर्मी 14 लाख से ज्यादा है और पाकिस्तान की करीब 6.5 लाख। इंडिया के पास करीब 4000 टैंक्स हैं और पाकिस्तान के पास करीब 2500। इंडिया का डिफेंस बजट करीब $75 बिलियन है और पाकिस्तान का करीब $10 बिलियन। नंबर्स में इंडिया क्लियरली आगे है। अब एयरफोर्स में देखते हैं। इंडिया के पास रफाल जेट्स हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक है, और पाकिस्तान के पास F-16 है, जो केपेबल है लेकिन रफाल से एक जनरेशन पीछे है। इंडिया की एयरफोर्स के पास करीब 2000 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि पाकिस्तान के पास करीब 1400। एयर सुपीरियॉरिटी में भी इंडिया पाकिस्तान से आगे है। अब नेवी की बात करते हैं। पाकिस्तान की नेवी मोस्टली अरेबियन सी तक लिमिटेड है, लेकिन इंडिया की नेवी इंडियन ओशन में डोमिनेट करता है, जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं और काफी दूर तक रीच है। नेवल पावर में भी कोई कंपैरिजन नहीं है, इंडिया एक तरफा आगे है। लेकिन एक बात और, पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनली ट्रेंड है, उनका मोराल हाई रहता है और पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो डिफेंसिव वॉर बहुत इफेक्टिवली लड़ सकता है। और पाकिस्तान के पास एक ट्रम्प कार्ड भी है, और वो है चाइना। अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई और चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया तो इक्वेशन कंप्लीटली बदल जाती है। इसीलिए इंडिया को हमेशा टू फ्रंट वॉर का डर रहता है। कन्वेंशनल वॉर में इंडिया की जीत लाइकली है, लेकिन ये क्विक और इजी नहीं होगी। और एक बात, पाकिस्तान ने एक डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया है, फर्स्ट यूज। इसका मतलब है अगर इंडिया की कन्वेंशनल फोर्सेस पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस गईं और अगर पाकिस्तान को लगा कि वो कन्वेंशनल वॉर हार रहा है, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है बिना इंडिया के न्यूक्लियर अटैक का इंतजार किए। और यही सबसे डेंजरस बात है। लेकिन इंडिया का डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज। इंडिया पहले न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएगा, लेकिन अगर इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो जवाब मैसिव होगा। तो सिनेरियो ये है कि कन्वेंशनल वॉर में अगर पाकिस्तान हारने लगेगा तो पाकिस्तान न्यूक्लियर यूज कर सकता है, जिसके जवाब में इंडिया मैसिव रिटेलिएशन करेगा। तब सोचो इसके बाद क्या होगा। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 100 न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज हुए तो पहले कुछ घंटों में जिन शहरों पर बॉम्ब्स गिरेंगे वहां करोड़ों लोग मरेंगे, दिल्ली, लाहौर, कराची, मुंबई और इस्लामाबाद में। लेकिन इसके बाद जो शुरू होगी वो असली तबाही होगी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से इतना धुआं और धूल एटमॉस्फेयर में जाएगा कि सूरज की रोशनी कई मंथ्स तक जमीन पर नहीं पहुंचेगी, जिससे ग्लोबली टेम्परेचर गिरेगा, लोग मरेंगे और फसलें बर्बाद होंगी। साइंटिस्ट्स का एस्टिमेट है कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर से करीब 2 बिलियन यानी 200 करोड़ लोग दुनिया भर में भूख से मर सकते हैं। ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया का अंत हो सकता है। और इसीलिए दोनों देश जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर में कोई नहीं जीतता। मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच यही थ्योरी काम करती थी। मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर मैंने तुम पर न्यूक्लियर अटैक किया तो तुम भी मुझ पर करोगे और दोनों तबाह हो जाएंगे। इसीलिए अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कभी न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी यही मैड थ्योरी काम करती है। दोनों के लीडर्स जानते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो दोनों खत्म हो जाएंगे, और इसीलिए चाहे कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, दोनों एक लाइन से आगे नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि रॉ और आईएसआई जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो कभी-कभी एक दूसरे से बात भी करते हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी। जब दोनों देशों के बीच ऑफिशियल बात बंद हो जाती है तो कभी-कभी दोनों एजेंसीज के बीच इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। 2001 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी पार्लियामेंट अटैक के बाद, तो पर्दे के पीछे दोनों एजेंसीज के बीच सिग्नल्स एक्सचेंज हुए।
2019 बालाकोट के बाद भी जब दोनों देश वॉर के कगार पर थे तो यूएई और अमेरिका के जरिए और कुछ बैक चैनल कम्युनिकेशंस के जरिए सिचुएशन को डी एस्केलेट किया गया। ये आयरॉनिक है, जो एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ ऑपरेशंस चलाती है वही एजेंसीज कभी कभी फुल स्केल वॉर को रोकने में भी अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि दोनों जानती है कि न्यूक्लियर वॉर में कोई नहीं बचेगा, ना कोई एजेंसी और ना ही कोई एजेंट। तो कुल मिलाकर कन्वेंशनल वॉर में इंडिया आगे है, लेकिन ये उतना आसान भी नहीं होगा। और न्यूक्लियर वॉर में कोई नहीं जीतेगा, दोनों बर्बाद हो जाएंगे। मैड थ्योरी दोनों देशों को न्यूक्लियर वॉर से रोकती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशंस गलत भी हो सकता है। इसीलिए जंग नहीं, डायलॉग जरूरी है। अब आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान में कभी न्यूक्लियर जंग होगी या नहीं, और अगर होगी तो फिर क्या होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।